नमस्कार, राम राम भाई। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो 2017 वाले पेपर के 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 51 देखते हैं। ठीक है। तो रिवाइज कर लिया होगा आपने। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि रिवाइज तो कर ही लिया होगा। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। तो यूपीएससी अक्सर हर साल लगभग एक सवाल क्वेश्चन पोर्ट के बारे में पूछती ही है। 22 में पूछा, 23 में भी पूछा, 21 में भी पूछा था, 2017 में भी पूछ चुकी है। तो काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन में ये है कि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है देन आप स्किप भी कर सकते हो। तो आंध्र प्रदेश में है मोटूपल्ली। ये जो है इससे संबंधित एक पोर्ट है उस समय का। ठीक है। तो अब आ जाओ आगे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। अब पहला कह रहा है कि यह यूरोपीय संघ की पहल है। तो कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, पहल। ठीक है, पहल वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये दूसरा हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसमें पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी है। कैसे एंटी है। यहाँ पे इन्होंने बात की यूरोपियन यूनियन की, और इसके बाद में इन्होंने वर्ल्ड लेवल की कोई दो, एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया और एक यहाँ पे इन्होंने कोई काउंसिल दे दी। वो कह रहा है कि यूरोपियन संघ की पहल है तो उसमें इनका क्या रोल होगा भाई, एंटी हो गया ना। तो या तो एक सही होगा या तीन सही होगा, एक और तीन तो साथ में सही नहीं होंगे। मतलब एक दो और तीन ये तो होगा नहीं, सारे तो सही नहीं होंगे। अब दूसरा देखिए स्टेटमेंट, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण है तो तकनीकी, ठीक है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है। अब कोई क्या हुआ यहाँ पे, अलायंस है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि अलायंस होगा तो वहां पे वित्तीय सहायता तो प्रदान ऑब्वियस सी बात है की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है हमारा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। तो दूसरा सही है मतलब बी नहीं होगा इसमें। अब या तो एक और दो सही है या दो या तीन सही है। अब यहाँ पे फंस गए। अब यहाँ पे क्या है, लग नहीं रहा आपको कि जबरदस्ती यूपीएससी ने कोई दो ऑर्गेनाइजेशन उठाए, कोई काउंसिल उठाई और उनको यहाँ पे डाल दिया। सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। हालांकि यहाँ पे यूरोपियन संघ भी है। ठीक है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। बट आप इन दोनों में से किसी एक को अगर आपको अब काटना है तभी आपका आंसर आएगा। तो इसमें सोचने वाली बात यह है ना कि भाई यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है यूपीएससी ने इसे जानबूझ करके जबरदस्ती बना रही है ताकि वो कन्विंस करे कि आप लोग इसको सही करो। आप जैसे ही ऐसा सोचेंगे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत चला जाएगा। और यूरोपियन यूनियन यूपीएससी की फेवरेट है। वो 2015-16 से लगातार पूछ रही है जब से ब्रेग्जिट वाला मामला हुआ है। इससे ठीक पहले वाले में भी पेपर में भी यूरोपियन संघ के बारे में पूछा गया था, यहाँ भी मामला है। ठीक है। तो आप जनरली कोशिश ये करो कि एक सिंगल पर्टिकुलर सॉरी सिंगल जैसे इस तरह का स्टेटमेंट हो, साथ में इस तरह से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दिया हो, कोई इंस्टीट्यूट दिया गया, कोई काउंसिल दी गई हो, तो इंस्टीट्यूट या काउंसिल को गलत करो, जो बचेगा उसको सही करो। तो इस तरह से इसका एक और दो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। ओके। और अब इसमें ये देखिए क्या देखना है कि इसमें अगर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होता तो ओनली लिखा होता ना कि टू ओनली। तो वो वाला मामला तो नहीं है। इसका मतलब एक या तीन में से कोई एक तो सही है, वो हमने ऐसा माना भी है अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। अब आ जाओ आगे कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, ये दोनों किसके संप्रदाय थे, जैन मत के संप्रदाय थे। और इसके बाद में देखिए सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्गी विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं होते अपितु अवैयक्तिक रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है। तो में यूपीएससी क्या करती है कि जैसे यहाँ पे ये दे दी क्या, सूत्रांतिक और सममितीय।
तो यूपीएससी के लिए ऐसे स्टेटमेंट को गलत करना आसान है, क्योंकि वहां पे उसको सिर्फ जैन की जगह बोध करना होगा, बोध की जगह जैन करना होगा, और वो इजीली गलत कर देगी। ठीक है। और इस तरह ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जैसे गलत हो जाता है। ठीक है, जनरल यूपीएससी ऐसा ही करती है, और ये क्योंकि जैन से इसका संबंध भी नहीं है, सूत्रांतिक और समितीय से, यहाँ पे ये वाला मामला गलत हो रहा है। फिर दूसरा देखिए, तो दूसरा है वो उसको डाइवर्सिफाई करके, और किसके बारे में बात की गई है, प्रॉपर एक दर्शन के बारे में बात की गई है। ठीक है, और स्टेटमेंट सही है। आपको 50-50 करना है, इसमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इस साल इस 2017 वाले इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये वाला सही था, इसमें आंसर इसका बी है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि सदैव विद्यमान रहता है, पूर्णतः क्षणिक नहीं है। धर्म के बारे में जब भी बात आती है तो सभी धर्मों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से विश्वास करता है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे ही इसको अगर देखें तो ये वाला स्टेटमेंट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत एक्सट्रीम दिया गया है। जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो वो वैसे ही बहुत एक्सट्रीम है, उनका तप त्याग बहुत कठोर प्रकृति का होता है, तो वहां पर भी पूर्णता या ऐसा कुछ वर्ड आए तो हम सही मानेंगे। धर्म के स्तर पर ऐसी बातें जहां पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए पूर्णतः या सदैव, तो वो किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी भी चीज को लेकर के उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है, तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, तो बहुत इजी है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, इराक के साथ नहीं बनाता है भाई वो। जॉर्डन एक बार के लिए अगर आपको नहीं आया तो छोड़ भी दो, जॉर्डन वैसे भी नीचे है तो रेड सी के आसपास, तो जॉर्डन वैसे नहीं होगा भूमध्य सागर से, तो एक नंबर वैसे ही गलत हो जाएगा, तो एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं, इसमें है, मतलब काट दो इन दोनों को, दो वैसे ही गलत है, इराक तो बहुत दूर है भूमध्य सागर से, तो दो भी नहीं होगा इसमें, आंसर इसमें हो जाएगा क्या, एक और तीन। अब इसके बाद में देखिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, करते हैं। पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, जो कि गलत है, ये इसका संबंध इससे नहीं है। आप जैसे इसको गलत करोगे, इसके बाद में देखिए पर्टिकुलर क्या किया, क्या कह दिया गया, एक फैक्ट दिया गया। ऐसा थोड़ी ना कि आप इतना ही इसकी कॉप्स होगी, नहीं ना भाई, एग्जैक्ट इतनी कैसे हो सकती है। पर्टिकुलर फैक्ट दोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें डी आपका सही हो जाएगा। अब मैंने बहुत फास्टली इस क्वेश्चन को कर दिया, ये इसलिए किया है कि आप भी इस चीज को अच्छे से सीखें कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग अच्छे से क्या नहीं करोगे, इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अब देखिए 56 से मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, ये आसियान का इनिशिएटिव है टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया। ठीक है, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, एंड फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट, एडीबी के द्वारा इसको पैसा वैसा देने के लिए। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक collaborate करेगा दैट फैसिलिटी दैट प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी टू enable mobilization of private sector and institutional investors capitals। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे भूमिका बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओईसीडी की भूमिका बता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के, और उसके बाद में अंकटाड की भूमिका बता रहा है, फंडेड इनिशिएटिव दैट सिक्स टू फाइनेंस एंड फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ मामला है, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन अलग दिया गया। देखिए यहाँ पे आशियान दिया गया है, यहाँ पे कौन सा वर्ल्ड बैंक दिया गया है, यहाँ पे ओईसीडी दिया गया है, यहाँ पे अंकटाड दिया गया है। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे वाले मामलों में फंसो, ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, क्या एशिया का संबंध ग्लोबल लेवल से है, ग्लोबल लेवल से नहीं, एशिया में इसका सिर्फ है, या ओईसीडी है वो सिर्फ अपने अपने एरिया जितने उसके सदस्य देश है वहां तक इसका मामला है। अब बच गया अंकटाडो विश्व है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ सोचने वाला है नहीं। वर्ल्ड लेवल पे इस तरह का अगर कोई काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, वर्ल्ड बैंक ही तो करेगा भाई, है कि नहीं है, है कि नहीं है। और उसने बहुत डिटेल से इसको परिभाषित करके लिखा है, अच्छे से सुपरिभाषित किया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट ही तो सही होगा ना जनरली। पढ़ के देखोगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात होगी तो पीपीपी मॉडल के साथ में, और इसके साथ उसको संरचना निर्माण को सुकर बनाने के लिए क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक जो है वो सहयोग करेगा। वो भी अच्छी बात है। स्टेटमेंट यहाँ, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इजी है। बड़ा क्वेश्चन देख करके हम लोगों को अक्सर डर लगता है, और फिर मैंने पिछली बार जो 2016 का पेपर है उसमें 3 बार वर्ल्ड बैंक सही हुआ था भाई। फेवरेट है यूपीएससी का। जब यूपीएससी उस चीज को फॉलो कर रही है तो आप क्यों नहीं फॉलो करोगे, खुद से दिमाग थोड़ी ना लगाना है, खुद से दिमाग लगाओगे तो फिर क्या गलत हो जाएगा, होता रहेगा गलत, घंटा नहीं फर्क पड़ेगा यूपीएससी को, आप ही लोगों को पीटी नहीं होगा, है कि नहीं है।
लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। क्यों भाई, कोई विदेश जाकर के रहने लग रहा है, वो तो नहीं करेगा ना, नहीं ना, ठीक है। इसके बाद में जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के निवासी द्वारा दाखिल नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं होता। मोदी जी गुजरात में गुजरात के हैं, निर्वाचन क्षेत्र उनका वाराणसी है, वहां के तो नहीं है ना। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, वेरी स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट जो जारी की जाती है उसमें नाम है, तो वो जो नागरिक है क्या करेगा, लोकसभा के लिए निर्वाचन जो है वो जारी कर देगा, और वो मतलब अपना दाखिल कर देगा। इजी स्टेटमेंट है, चौथा तो पढ़ना ही नहीं है इसमें, कह रहा है भारतीय किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल, किसी भी नागरिक में नहीं भाई, पहले और दूसरे में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। अब आ जाओ आगे, क्या स्टेटमेंट है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, नहीं 6 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर डेटा दिया है, फैक्ट दिया है इन्होंने, जो कि गलत है, ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, 3 आपका वैसे सी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल आप सॉरी, अब आपका क्या है यहाँ पे, पुलिकट झील जो है वो कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। साउथ के 2 स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, याद रखो। तो बताओ इसमें कौन सा वाला हुआ आंसर, ठीक है। तो 2 नंबर से ये पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, सॉरी, पश्चिमी घाट जो है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट 5 नहीं 6 राज्यों में फैला हुआ है। और हिमालय 5 राज्यों में कैसे फैला हुआ है भाई, काउंट ही कर लो। वो ये इंडिया यहाँ से चलता है, यहाँ से चल रहा है, 5 राज्यों में कैसे फैला हुआ है भाई, खुद ही काउंट कर लो। उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद में कौन सा है, सिक्किम हो जाएगा, असम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कहाँ ज्यादा ही होगा ना मामला। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब केवल को देख करके ये मत समझ लेना कि ओनली दिया है सारे गलत कर दो, नहीं भाई, स्टेटमेंट पढ़ो तो सही, कम से कम पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना। पुलिकट्टा वो 2 राज्यों में फैली हुई है, साउथ के 2 राज्य है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ वाला ये वाला मामला है कहीं, यहाँ पे साउथ का ये वाला मामला, यहाँ को स्टेट है 2। होमवर्क है, एक्टिव लर्निंग करो भाई। बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड, मतलब ये किसका मानक है, ठीक है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कोई तालाब है उसमें प्रदूषण के स्तर को लेकर के बीओडी के थ्रू अपन ये डिसाइड करते हैं कि ये कितना गंदा है, पर्टिकुलर एक तालाब, एक नदी, एक झील, ठीक है। अपन यूट्रिफिकेशन का एक यूट्रिफिकेशन पढ़ा हो, त्वरित सुपोषण, सुपोषण, है ना। तो वही सब है, जनरली होता क्या है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर जलीय तंत्र में केमिकल्स ज्यादा हो गए जनरली, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे सल्फर या फास्फोरस या ना आर्सेनिक वगैरह ज्यादा हो गए, तो उसको छोटी मछली खाएगी, फिर उसको बड़ी मछलियां खाएंगी, फिर वो मरने लगेगी। तो उससे क्या होता है कि फिर जनरली फिर एक लेयर भी बन जाती है फिर ऊपर पोल्यूशन की, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती मछलियों को, वो मरने लगती है, वो फिर ऊपर आ जाती है, फिर उनकी एक लेयर बन जाती है, फिर और ज्यादा ऑक्सीजन कम हो जाता है नीचे के जलीय तंत्र में। तो उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फेमस है। आता है कि भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, यूएन की जनरल असेंबली से तो इसका लिंक होगा ना, ठीक है। कि वह सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संवर्धित करे जो सभी को आश्रय प्रदान करे। मैंने क्या कहा था, यूएन होगा तो उसका मामला सभी से होगा, यूएन का संबंध हमेशा ऑल से होगा। ये स्टेटमेंट सही है, जिसमें एक नहीं है उसको गलत कर दो। इसके साझेदार सिर्फ सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण ही है, सिर्फ स्थानीय नगर प्राधिकरण ही है साझेदार। इसमें क्या कह रहा है कि इट्स इट्स पार्टनर आर आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज ओनली। क्यों भाई, बाकी लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, एक एनजीओ ने आपका क्या बिगाड़ा है, नहीं ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, जिसमें 2 है उसको काटो, इसमें काट दो, अब एक आपका वैसे सही है।
और फिर क्या कह रहा है कि ये जो यूएन हैबिटेट है वो क्या कर रहा है, स्वच्छ पेयजल, आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी को कम करने के लिए यूएन राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता है। तो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हैबिटेट की बात हो रही है तो ये तो काम करेगा। तो इस तरह से इसमें आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ आगे, देखिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो एनएसक्यूएफ के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही क्यों भाई, इसके तो और भी बहुत रास्ते हो सकते हैं ना, प्रैक्टिकली स्किल डेवलप करके, सिर्फ औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही क्यों, आप लोगों को प्रोत्साहित करके, आप उनको जागरूक करके भी तो ये सब कर सकते हो ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, गलत होगा। और एनएस क्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और तथा सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। ठीक है, अच्छी बात, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही अपने आप में। इसको अंग्रेजी में देखो कि अंडर एन एस क्यू एफ ए लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर competency ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। वाई फॉर्मल लर्निंग भाई, नहीं ना, सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है जो अभी ऊपर बताया मैंने। एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसक्यूएफ, जो आउटकम होगा एनएसक्यूएफ का उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। ठीक है, इसीलिए तो इन्होंने इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव है ये। इसमें केवल आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सोचने वाला इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा घबराने वाली इसमें कोई बात भी नहीं है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू विद इट वाला मामला है। देखो पढ़ो, ज्यादा सेंस यूज नहीं करना है, जितना पूछा है उतना ही लगाना है और आराम से करके उसको आ जाना है, और ऐसे सी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कि भारत वाला क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन क्या था, किसके संबंध में था। तो प्रांत जो थे उनको प्रत्यायोजित विषयों का जो 2 प्रवर्ग में विभाजन, इसको यार बहुत गंदा इसका वो है, हिंदी है, इंग्लिश देखिए। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, द्वैध शासन का यही तो वाला मामला था, वही प्रत्यक्ष क्या था, आरक्षित, और दूसरा कौन सा था, हस्तांतरित, दोनों था। ठीक है, तो इसी से कैसे संबंध था, बाकी के स्टेटमेंट तो फर्जी में है भाई। दो दो वाला मामला में मत फंस जाना कि दो सब दो दो दिया गया कि 2 सदन है, 2 सरकारें हैं, 2 शासक समुच्चय है, ये सब नहीं था, फर्जी का स्टेटमेंट है। नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ठीक है, करते हैं। अब इसने यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग का दे दिया, भारत सरकार का एक उपक्रमण है तो पर्टिकुलर उन्होंने दिया, मैंने बोला नहीं आया तो इसको गलत मारो क्योंकि ये डिपार्टमेंट दिया गया है। ये ठीक है, ये आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उनके कैडर, उनकी सर्विस, उन सब के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। और नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के मिशन के रूप में, है ना। तो अनएजुकेटेड पीपल के लिए तो भाई और सारे भी बहुत काम हो रहे हैं ना, ऑलरेडी मामला चल रहा है इन सब के लिए। वो एक और स्पेशल बनाने की क्या जरूरत है ना। कह रहा है कि नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च इन ए मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएजुकेटेड यूथ ऑफ कंट्री। और लार्ज स्केल पे नहीं हो जाएगा ये अपने आप में, है ना। इस तरह की अगर पर्टिकुलर इसको डिफाइन किया होता कि इस सेक्टर में इस तरह का काम हम लोग करने वाले, तब भी इजी रहता। इन्होंने सिर्फ सीधा लिख दिया कि ठीक है अशिक्षित युवा है, उनके रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए, ये कितना लार्ज स्केल पे होगा, आप इसको संभाल ही नहीं पाओगे। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 इसमें सी हो जाएगा। जो S4A है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स का सर्वोत्तम वर्णन क्या है इसमें। तो ठीक है, तो ये क्या है इसमें सीन इसका पूरा देखिए। ये अपने आप में इसको अंग्रेजी में देखो, क्या है कि ये कोई स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, तो अब सोच के देखिए। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये अपने आप में कोई प्रोसीजर हो गया, इट इज ए प्रोसीजर। दूसरा स्टेटमेंट इट इज ए स्कीम, इन्होंने कोई स्कीम दी है, और ये दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज ए स्कीम। तो ठीक है, इट इज एन इट इज ए डिस इन्वेस्टमेंट प्लान, ये यहाँ पे प्लान की बात कर रहा है, स्कीम और प्लान में तो डिफरेंस होगा। और फिर चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो भाई सोचने वाली बात है, एग्जामिनर आपको खुद ही आंसर बता रहा है कि मैं एक स्कीम की बात कर रहा हूँ, ऐसा स्कीम में फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग फॉर स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है,
तो स्कीम है ये। और पहला वाला क्या कह रहा है, इट इज ए प्रोसीजर, इट इज ए प्लान, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जबकि दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज ए स्कीम। स्कीम ही तो पूछी है। तो नहीं भी आ रहा है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से इजीली से टेकल कर लोगे। तो कैसे करना है वो मैंने बताया ना अभी कि मुझे नहीं पता कि S4A क्या है, बट मुझे ये पता है कि ऐसी कोई स्कीम है जो भारत सरकार लेकर के आई है, तो एक प्रोसीजर तो नहीं होगी, एक प्लान तो नहीं होगा, एक प्रोविजन तो नहीं होगा, ये कोई स्कीम ही होगी। ठीक है। अब एसेट की बात हो रही है, बहुत ऑब्वियस सा बात है ना, एसेट 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 लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी हम किस में पढ़ते हैं यार, हजार बार हमने आरबीआई में पढ़ा है, सॉरी बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है। तो पढ़ा है तो भाई इसको फ्रेंड्स और इसको सही लगाओ आराम से, बड़े प्यार से इसको सही करो। बहुत इजी है, इतना इजी है, इतना इजी क्वेश्चन है कि सोचने वाली मैं क्या ही बात बताऊं मैं आपको। ठीक है। इसके बाद में आइए 65 में, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। मैंने फिर कहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन देंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देंगे और आपको देखते ही उसको गलत करके आना है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देंगे, आपको देखते ही ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मिनिस्ट्री आपको गलत करके आना है। कब? जब आपको नहीं पता हो। ठीक है। लेकिन G20 2024 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तो मामला गलत है, बट 2024 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। CCAC मेथेन, कला, कार्बन एवं हाइड्रो फ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। तो ठीक है, इन्होंने पर्टिकुलर कुछ गैसेस के नाम दिए और इतना स्पेसिफिक, ऑब्वियस सी बात है, मेथेन होगा, मेथेन में CH4 होता है, कार्बन, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन हो ही गया। और हाइड्रोफ्लोरो कार्बन यानी क्या हो गया, HFC हो गया, तो यहाँ भी कार्बन ही है, कार्बन कार्बन की बात हो रही है तो मामला कार्बन पे फंस रहा होगा। और CCSC लिखा है इन्होंने, जिसका नाम क्या है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है। तो क्लीन एयर की बात हो रही है तो उसमें मेथेन, HFC और कार्बन तीनों ही आ रहे हैं। ठीक है। और क्लाइमेट की भी बात हो रही है, क्लाइमेट को HFC प्रभावित करता है, मेथेन प्रभावित करता है, काला कार्बन है वो एयर को प्रभावित करता है। तो ठीक है, इसमें केवल दो आपका सही हो जाएगा। 66 में देखिए कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि आईओडी परिघटना, ये जो परिघटना है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर को से विशेषित होता है। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो अब देखिए इसमें क्या किया है कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे देखो भारतीय मानसून की बात हो रही है। तो हिंद महासागर तो यहाँ पे ठीक है, चलता है, पश्चिमी हिंद महासागर तो ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। सोच के देखिए, इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में सॉरी, उपमहाद्वीप है भारत, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका क्या खेल है, इस आगे वाले वर्ड का, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, इसका क्या सीन है, मुझे कोई बताएगा। जब ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती क्या किया कि इन्होंने पहले पश्चिमी हिंद महासागर दिया, कंफ्यूज करने के लिए आप एक और महासागर का नाम डाल दो। भारत में मानसून आ रहा है वो प्रभावित होता है हिंद महासागर से, चलो मान लिया, अरब सागर से इधर से आ रहा है। इसके साथ साथ वो प्रभावित होता है भूमध्य सागर से, जैसे पश्चिमी विक्षोभ वगैरह। एक बार के लिए मान लो, पूर्वी प्रशांत महासागर तो भाई वो सब बहुत दूर है, उससे इसका क्या लिंक है। भारत में जो मानसून आ रहा है तो वो इधर से आ रहा है ना, पूर्वी प्रशांत महासागर तो इधर है, जापान वगैरह की साइड में, बहुत दूर वाला मामला नहीं हो गया। तो जबरदस्ती वाला स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी ने यहाँ पे आपके सामने बनाया है। पैसिफिक सी की बात क्यों होगी जब हम लोग इंडियन डायपोल की बात कर रहे हैं, भारतीय मानसून की बात कर रहे हैं, है ना। पूछा क्या इन्होंने, इंडियन ओशियन, बात किसकी कर रहे हो आप, पैसिफिक की। दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं हो गए भाई, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, पहला गलत। अब दूसरा देखो कि इससे अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है, आईओडी परिघटना जो मानसून पर अल नीनो तो कर सकती है। भाई कहीं भी कोई भी हवा या पवन या कोई भी एक बादल आईओडी से प्रभावित हो गया और उससे अल नीनो प्रभावित हो गया तो ये प्रभावित नहीं करेगा। फिर उन्होंने क्या लिखा है, कैन, कर सकता है, तो कर सकता है भाई, प्रकृति में सब कुछ संभव है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
नहीं भी मालूम है तब भी आप इसको इजीली कर सकते हो कि हाँ अल नीनो के असर को प्रभावित तो करता ही है। मास लेवल पे ये करता है कि प्रबलता प्रभावित करता, तब हम कहते हैं कि नहीं 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 रुको, ऐसे कैसे प्रबलता पर प्रभावित करेगा, है ना। बट थोड़ी बहुत मात्रा में तो कर ही सकता है ना। ठीक है, तो ये वाला मामला हो गया इसमें। ठीक है, यदि यहाँ पे घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखो तो घड़ियाल जो है वो वेरी फेमस है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जो ये चंबल नदी जो है यहाँ पे काफी ज्यादा में मिलते हैं। ठीक है, इसको याद करने वाली कोई खास बात है नहीं, घड़ियाल है वो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे उस एरिया में, तो याद रखोगे आप इसको। ठीक है। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम आईओएनएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। प्रारंभी इनागुरल आईओएनएस भारत में 2015 के भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। फिर वही वाली बात पर एक पर्टिकुलर ईयर दे दिया इन लोगों ने। आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेटस की नौसेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो ठीक है, ये कुछ परिसंवाद है, संवाद वगैरह है, तो संवाद में जनरली सहयोग की बात होती है, तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो सीन क्या होता है कि अब हम लोग क्या कहते हैं कि भाई 2024 है, एग्जाम होने वाला है, तो अब 2023 से 24 तक का करंट अफेयर याद कर लो, एक साल का करंट अफेयर याद कर लो, हम जनरली ये कहते हैं ना। आपका या मेरा या किसी का भी इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो पूरे एक साल का करंट अफेयर आराम से याद कर ले। होगा ही नहीं भाई, कर ही नहीं पाओगे, चांस ही नहीं है। हमारे भी कुछ मानवीय क्षमताएं हैं, हम अपनी मानवीय क्षमताओं को ब्रेक नहीं कर सकते। यूपीएससी भी सिर्फ खेलना चाहती है, वो आपसे उसी पैटर्न को फॉलो करवाना चाहती है जो जो खुद उस पैटर्न को फॉलो करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है। वो यहीं से वो जो 30-35 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। पढ़ाई कितनी की है वो तो उससे यूपीएससी को पता लग जाएगा कि सबसे इजी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आप कभी गलत गलत नहीं करो। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है 69 वाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पदम पाने का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी एनसीईआरटी में प्रॉपर मेंशन। ठीक है, तो ठीक है, ये बादामी के अंदर है, ये तो बहुत बेसिक है। आपका नॉलेज तो यहाँ से आ गया, कॉन्फिडेंस कितना है, डिसीजन कैसे ले सकते हो, वो इस तरह के क्वेश्चन पे प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करोगे, तब जा करके आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर तो यूपीएससी कहेगी जाओ भाई, फिर तो आप 50 नंबर भी नहीं ला पाओगे ना। पैटर्न को फॉलो करना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसमें केवल दो सी हो जाएगा। 69 बादामी में है। मैंने यहाँ पे फिर कहा था, जब भी इस तरह से एक दो या तीन से ज्यादा दिए गए हों स्टेटमेंट, तो सारे सही नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, चांस ही नहीं है। देखो वारी वारकरी हाल ही में मोदी जी मिले थे इनसे, महाराष्ट्र में है, संथालों से इसका संबंध नहीं है, तो 3 नंबर तो वैसे गलत कर दो। नंदारा और संथाल कहाँ पे है, ओडिशा में है। इसके बाद में देखिए, जो चलीहा साहिब उत्सव जो है, और ये वाराकरी, ये भोरा भोरा समुदाय जानते हो ना, भोरा समुदाय, उससे संबंधित है इनका। ठीक है, तो मैंने कहा था सारे तो सही नहीं होंगे, सारे वाले तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें। ठीक है, कोई एक तो सही होगा इसमें, क्योंकि यूपीएससी जनरली एक तो सही करती है और नीचे वाला जनरली यूपीएससी गलती करती है, तीसरा जो स्टेटमेंट रहता है। चलिहा साहिब उत्सव जो है वो सिंधियों का, तो ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपका सही है कि जो चलिहा साहिब उत्सव है वो सिंधियों का होता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा तीन तो पहले ही गलत हो चुका है। ठीक है, और नंदाराज जात यात्रा मैं भूल गया हूं अभी कि किस समुदाय से संबंधित है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसको लिख दूंगा। ठीक है, या मैं अभी इसको थोड़ा गूगल ही कर लेता हूँ, इसमें सोचने वाली क्या ही बात इतनी है ना। नंदा राज जात यात्रा, तो उत्तराखंड में है ये एक। नंदा राज जात यात्रा जो है वो किससे संबंधित है इसका, उत्तराखंड से संबंधित है। और 12 साल में एक बार ये इसका आयोजन होता है। एक गांव है नौटी, NAUTI, नौती नौती जो विलेज है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वहां पर ये इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। हम्म,
और हिंदुओं के द्वारा ही इसे मतलब है। और इसमें जो कौन सी है यहाँ पे, जो नंदाराज जाति यात्रा जो है वो कौन सी है, गढ़वाल, गढ़वाली जो होते हैं ना, जो गढ़वाली होते हैं, ठीक है, इस समुदाय का संबंध है नंदा राज जात यात्रा। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश वाले में कर देता हूँ। सलीहा साहिब फेस्टिवल जो है वो सिंधियों का है, तो ये सही है। नंदा राज जात यात्रा जो है वो गढ़वाली जो होते हैं उनसे संबंधित है। और ये बोहरा जो समुदाय है उनसे संबंधित है। महाराष्ट्र में है ये कौन, वारावारकरी। संथाल जो है वो उड़ीसा के अंतर्गत है। नंदा राज, अच्छा नंदा राज, नंदा आप या नंदा देवी उत्तराखंड है ना, तो वहां से भी आपको याद आ रहा होगा है ना। तो आप वैसे भी इसको कर सकते हो कि नंदा नंदा देवी, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। गोंड जो है वो बेसिकली उत्तराखंड में तो मिलते नहीं है, तो आप उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा या सॉरी कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है, कर सकती है, ठीक है। तो तो क्या कह रहा है कि भूमि की कम या शून्य जुताई, तो ठीक है। जो जीरो टिलेज है वो तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव ही है, पढ़ते ही हैं इसके बारे में तो हम, जीरो टिलेज तो ठीक अच्छी है। खेती में सिंचाई की पूर्व जिप्सम का प्रयोग, भाई वो पानी खींचेगा, उसको पानी दिया चाहिएगा। जैसे यूरिया वगैरह डालते हो तो वो ज्यादा मोर पानी कंजप्शन करता है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एसिडिटी को काउंटर भी करेगा, क्योंकि खुद बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो अम्लता को प्रभावित करेगा। तो उसको प्रॉपर मिट्टी को बैलेंस कर, मिट्टी में एसिडिटी और सैलिनिटी और बेसिसिटी यानी अम्लता, क्षारीयता और लवणता के अनुपात को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पानी की आवश्यकता होगी, और ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी का संरक्षण नहीं, इसी तो पानी ज्यादा खर्चीला वाला मामला होगा, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, दो इसमें भी है, इसमें भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर वैसे सही है, और 1 नंबर जो वैसे भी हमेशा सही जाता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। भूमि की कम या शून्य जुताई है वो, मतलब शून्य जुताई, जीरो टिलेज है वो पॉजिटिव इसको माना जाता है खेती के लिए। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जो है का उद्देश्य है सिंचित कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, मृदा की क्वालिटी, किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना, और कृषि भूमि उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और इतना इजी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देखो क्या क्या सीन है इसमें, कि मृदा है उसका स्वास्थ्य चेक करना है, स्वास्थ्य चेक कर लिया तो उसको कार्ड दे देंगे। स्वास्थ्य चेक कैसे होगा, प्रॉपर मृदा को चेक करने वाले बैंक होंगे। सूरतगढ़ राजस्थान से इसको तैयार किया गया था, इसे सॉरी इसको लॉन्च किया गया था, स्कीम को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कोई भी किसान अपने खेत की मिट्टी उस पर्टिकुलर बैंक में ले जाएगा, जहाँ पे टेस्टिंग होगी मृदा की, सोइल की, और वो बताएंगे कि आपकी मिट्टी में ये ऐसे ऐसे करके इस न्यूट्रिशन की मात्रा या तो अधिक है या कम है। आप इस तरह से अपने खेत में ये वाले फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा मामला। ये कृषि हो गए, भूमि का विस्तार इससे संबंध नहीं था, और ना ही बैंकों को समर्थ बनाना, ऋण विण का कोई मामला नहीं था। सिर्फ ये क्या करेगा कि इसमें जो मृदा है उसके उसकी हेल्थ कैसी है, उसमें न्यूट्रिशन का लेवल कैसा है, उसको चेक करके कार्ड दे दें कि इस तरह से आप ये वाली खेती इसमें करिए, ठीक है। तो इसलिए आपको उस अपनी खेत के अंदर कितना फर्टिलाइजर यूज करना है ये हमने आपको बता दिया है। ये आपका कैसे बताए, मिट्टी को पर्टिकुलर उसमें जांच करके, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, वो सब कितना है वो सब बता देंगे, ठीक है, सल्फर ये सब बता देंगे। और ज्यादा यूज नहीं करना है फर्टिलाइजर, इसलिए इस स्कीम को लेकर के आए थे, ठीक है। तो इसमें केवल 3 सही हो जाएगा। लिपस्टिक है उसमें शीशे की बात कर रहा है, तो होता ही होगा भाई, थोड़ा सा भी हुआ तो मामला सही हो जाएगा। चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट की इसलिए चर्चा में था क्योंकि मैगी जो आती है उस पे मतलब केस हुआ था इसको लेकर के, इसकी मात्रा ज्यादा है। और शीतल पेय है, कौन सा शीतल पेय, इन्होंने कहीं नहीं लिखा। लिपस्टिक कौन सी वाली लिखा है, इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। चाइनीज फास्ट फूड लिख दिया, कौन सा पर्टिकुलर कौन सा चाइनीज फास्ट फूड, कुछ नहीं लिखा, स्पेसिफिक नहीं लिखा। तो शीशा भी मिल सकता है, ब्रोमीनिक और वनस्पति तेल भी शीतल पेय के अंतर्गत मिल सकता है, और चाइनीज फास्ट फूड जो है वो उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है। तो इसमें सारे ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पूछा क्या है कि कोई पदार्थ है और इसमें पाए जाने वाले केमिकल कौन कौन से हैं, तो इसमें सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। आइए आ गया, बहुत इजी सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओएलईडी,
का उपयोग बहुत से साधनों में डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्श जो है वो किस प्रकार लाभकारी है, ठीक है, ये इन्होंने पूछा है। तो लाभकारी कैसे हैं, आओ इसको लाभकारी भी बनाते हैं हम लोग, ये तो काम करने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है। तो भाई बहुत इजी सी बात है, इसमें क्या है कि ओएलईडी जो है डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक substrates. Roll-up displays embedded in clothing can be made using OLED और transparent display are possible using OLED। तो क्या कह रहा है कि OLED जो प्रदर्शन में प्लास्टिक अवसरों पर संवितरित किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, कैन बी की बात हो रही है, साइंस टेक का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको नहीं भी आ रहा तो अभी आप बोल के साथ जाओ, पर यहाँ पर तो अपन कर लेंगे। कह रहा है कि ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन संभव है, इसी की तो ये बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतस्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं, तो ठीक है, बनाया जा सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है। डायोड की बात हो रही है, इसमें कार्बनिक प्रकाश प्रकाश उत्सर्जी डायोड है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, रोल्ड अप डिस्प्ले, डिस्प्ले है उससे कुछ लाइट तो निकलेगी, तो सारे बनाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ जितने एप्लीकेशन आपको दिखे सारे सही करके आओ, जब तक आपको कहीं पे डाउट ना हो। डाउट तभी होगा जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे तब दिक्कत होगी फिर। सूर्य मंदिरों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन विख्यात है। तो भाई जो अर्सवली है उसमें सूर्य मंदिर है, अमरकंटक में नहीं है, ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, पर यहाँ पे सूर्य मंदिर नहीं है, तो यहाँ पे दो तीन दोनों गलत है, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा मोढेरा गुजरात के अंदर है, वहां पे सूर्य मंदिर है, ठीक है। और अमरकंटक जो है वो कहाँ पर है, एमपी के अंतर्गत है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओंकारेश्वर। और अमरकंटक जो कहाँ का है, विंध्य और जो सतपुड़ा की पहाड़ी है उनके जहाँ मिलते हैं वहां पर है ये, ठीक, अमरकंटक। ओके, अब आ जाओ आगे। लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50% वोट पाना अनिवार्य नहीं भाई। 50% वोट नहीं होंगे, जिसका जितना ज्यादा प्रतिशत होगा वही वाला जीत जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान के अनुसार जब भी ये वाला वर्ड देखो, दिमाग में ये बैठा करके चलना कि स्टेटमेंट गलत ही मिलेगा, बट देख लेते हैं हम, जब तक मामला फंसे ना तब तक, ठीक है। क्या कह रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, तथा उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष को जाता है। नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है, भारत के संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। संसद की अपनी परिपाटी है, संसद की भी अपने नियम है, सारा कुछ संविधान थोड़ी ना लिख देगा, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए। जीडीपी में कृषि का अंश वृहत रूप से बढ़ गया था, ठीक है। क्या कह रहा है कि एन एनोर्मोसली, क्या एग्रीकल्चर का शेयर किसमें, जीडीपी में बढ़ गया था। सेवा क्षेत्र का बढ़ा था, कृषि का नहीं बढ़ा था, ठीक है। किसका बढ़ा था यहाँ पे, सेवा क्षेत्र का। वगैरह की वृद्धि यानी बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो रहा है, तो इसको गलत करो। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात अंश बढ़ गया था, ठीक है, बढ़ गया था। कितना बढ़ा इन्होंने ये नहीं लिखा, बहुत कम, बहुत ज्यादा, ये सब भी नहीं, इन्होंने कहा कि बढ़ गया था, ठीक है। एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा, तो एफडीआई तो बढ़ा ही भाई, ठीक है। इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि बहुत कितना बढ़ा, कम बढ़ा कि ज्यादा बढ़ा, ठीक है, बढ़ा ही है इनफ्लो तो। और भारत का विदेशी विनिमय भंडार वृहत रूप से बढ़ गया था, ठीक है, यहाँ भी मामला ठीक है। अब ठीक किस लिए है कि आपका एक तो ये दोनों तो गलत हो गए, और भारत का जो विदेशी विनिमय भंडार जो है वो लगातार बढ़ ही रहा था, क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र जो है वो ग्रो कर रहा था, भारत का कृषि क्षेत्र जो है वो ग्रो करने लग गया था, भारत की जो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करने लग गई थी। इसलिए क्या हुआ था कि जो विदेशी विनिमय भंडार जो है, फॉरेन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी बढ़ गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि वृद्ध और यहाँ पे भी वृद्ध, तो आप ये कहोगे कि आपने तो ये बताया था कि ट्रिक टैक्टिक, बट क्वेश्चन खुद से पढ़ के देखो। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बिल्कुल 100% चीजें काम करती है, 10 में से 7 8 का मैंने बोला है, ठीक है। बट उस चीज को अप्लाई तो करो ना। आप कह रहा है कि जीडीपी में कृषि का अंश बढ़ा, भाई सीधी सी बात है। ये 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण की बात हो रही है। आर्थिक उदारीकरण के बाद में क्या हुआ, क्या हुआ था, एलजीपी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत ने तकनीकी रूप से विकास शुरू किया अपना, तकनीकें आई, सेवा क्षेत्र बढ़ा। सेवा क्षेत्र में कौन होता है, काम करने वाले लोग, नौकरी क्षेत्र में, नौकरी में काम, नौकरी करने वाले लोग।
उनका अंश बढ़ा था, कृषि का नहीं बढ़ा। कृषि तो थोड़ा 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 बढ़ ही रहता। बूम किस में हुआ? क्षेत्र में, किस में? सेवा क्षेत्र में। और हम देख रहे हैं कि भारत ने इस, क्योंकि जब एलपीजी हुआ, जब आप ग्लोबलाइजेशन करोगे, वैश्वीकरण करोगे, आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, तो वो तो obvious सी बात है ना कि बाहर से मामला देश के अंतर्गत आएगा, देश का मामला बाहर बाहर जाएगा, आयात निर्यात में वृद्धि होगी, तो विदेशी विनिमय भंडार भी तो बढ़ेगा ना, और लार्ज स्केल पे बढ़ेगा भाई। और बड़ा भी, ऐसा सक्सेसफुल हुई थी 1991 की आर्थिक नीति, इसलिए तो गुण गाए जाते हैं उसके, इसलिए तो मनमोहन सिंह जी को बहुत शानदार इंसान माना जाता है इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है। देखिए, कायिक कोशिका, न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? ठीक है। तो जंतुओं की जो जननीय क्लोनिंग है, क्लोनिंग में इस टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी के तो आप आराम से कर लेंगे, अगर अदरवाइज फिर आपको भी दिक्कत हो सकती है। बाकी ये बहुत बेसिक है बायोलॉजी का। यान विल्मुटो, उन्होंने एक वो डोली नाम की भेड़ बनाई थी, तो वहां पर ये वाला मामला होता है। ठीक है, कायिक कोशिका में क्या होता है कि बॉडी कैसी रहेगी, वो गुण जो है वो जनक से ग्रहण किए जाते हैं। अब आ जाओ आगे। एक बढ़िया बात बताऊंगा यहाँ पे, आगे चलिए। एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। वही तो कर रहा है ये, यूपीआई और ये सब। वित्तीय समावेशन में क्या है? भारत के हर आम आदमी को फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, बैंकिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करना। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। एनपीसीआई ने तो रुपये प्रारंभ किया, तो सही है, ये भी सही है, ये भी एक सकारात्मक हमारा कथन है। एक और दो दोनों से ही हो जाएंगे। अब देखो, एम स्ट्राइप, MSTRIPES, एम स्ट्राइप शब्द जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, तो देखो ना आप क्या कह रहे हैं, एम, और एम पे हमें क्या मिला यहाँ पे? मेंटेनेंस। TR से टाइगर, तो खुद ही हिंट तो मिल रहा है हमें। तो जैसे ही हमें हिंट मिलेगा, हमें क्या करना है? तत्काल प्रभाव से, बिना कुछ देखे, एम यानी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, इस तरह के वर्ड होंगे हमें वो देखने, जैसे दिखेंगे हम सही कर देंगे। ये देखो, मैंने सही कर दिया ना सही। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, वेरी इजी। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को क्रियान्वित क्रियान्वित करने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा। ठीक है, अलग अलग टैक्सेस जब लिए जा रहे थे, अब एक ही अथॉरिटी होगी, एक ही कोई ऐसा सिस्टम होगा जहां से क्या होगा कि टैक्स लिया जाएगा। जीएसटी ने यही तो किया है, और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। ठीक है, सही बात भी है। एनर्जी कई भागों में नहीं बंटेगी। ठीक है। इसके बाद में देखिए, भारत के चालू खाता घाटा के को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाए। प्रबलता से नहीं, कोई भी चीज होती है वो लाइक उसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, प्रबलता से नहीं। ठीक है, और जीएसटी ने भी ये किया, इसको अपनाने में ही टाइम लग गया। इसको अपनाने में ही जब इतना टाइम लग गया, तो ये कैसे बहुत और प्रबलता से। मैंने फिर बोला था आपको, क्या लिखा है? ड्रास्टिकली। बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ एक वर्ड है ये, और हमेशा नेगेटिव में जाता है यूपीएससी, हमेशा इसको नेगेटिव मानती है। जाता है मतलब उसको बहुत, स्टेटमेंट को एक्सट्रीम लाने के लिए ड्रास्टिकली वर्ड का यूज करती है, यहाँ पे बहुत गलत हो जाएगा ये वाला सिस्टम। और फिर तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की संवर्धी और आकार को वृद्धि रूप से बढ़ाएगा, और उसे निकट भविष्य में चीन से भी आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। अब ये एक दावा है, इन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा, है ना। इसमें ये क्या कर रहा है कि पूर्ण विराम लगा रहा है कि नहीं भाई, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। ऐसा कैसे होगा भाई? सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है भाई, चीन से तो आप वैसे ही आगे निकल सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे दो गलत करोगे, ये गलत हो जाएगा, 3 नंबर आपका वैसे गलत हो जाएगा, केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है इसमें। और यहाँ पे कौन सा था भाई? अब इसमें क्या था? ये वृद्धि रूप से क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपका निर्यात भी तो बढ़ा है ना। निर्यात बढ़ा है तो फिर फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से आप कर लोगे इसको ईमानदारी से, आराम से। मुझे ऐसे अचानक से याद आ गया था, तो चलो देख लिया इसको, ये वाला हो जाएगा आराम से। जानबूझ करके बनाया गया है कि चीन में ये निकल जाएगा, ये वो दावा फालतू का, फर्जी का दावा जहाँ पे होगा वहां पे स्टेटमेंट गलत ही जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या सीन है आगे। देखिए, हम्म, व्यापार आधारयुक्त व्यापार, सॉरी, व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार
ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA जो है, कभी कभी मैंने कहा था ना यूपीएससी इस वर्ड को बहुत यूज कर, कभी कभी भारत और निम्नलिखित में किसके बीच एक बातचीत के संदर्भ में, फिर वही वाली बात है। देखो इसमें क्या है, गल्फ जो गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है उससे हमारा इतना कोई संबंध है नहीं। ओसीएडी से हमने इस तरह के कुछ मामले हमने कभी किए नहीं। अब एससीओ बचा और यूरोपियन यूनियन पड़ा। एससीओ की एक्टिविटी बहुत सीमित है, भारत उसका सदस्य भी नहीं है। क्या एससीओ का मेंबर है भारत? बताओ। मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि भारत जो है एससीओ का वो सदस्य नहीं है। क्या मैंने सही कहा है? गलत कहा है? भारत है, संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, पाकिस्तान भी है। ठीक है। अब दो बचा हमारे पास, यूरोपियन यूनियन और संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। तो बहुत मैंने कहा था कि नहीं आ रहा है ना मामला, और तुक्केबाजी करनी है, आपको तुक्केबाजी करनी है, पर आप एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करोगे। वो पैटर्न कहाँ से डिसाइड होगा? वो पैटर्न डिसाइड होगा यूपीएससी के पीवाईक्यूज से। और वो क्या कहता है कि जब भी मामला यूरोपियन यूनियन का देखे आप उसको लगा के आओ। तो बीटीआईए जो है यानी व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है वो किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए। अब देखिए फिर वही वाली बात है, देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सोचने वाला बात है, मामला होगा। आएगा तो ठीक है कर लेना, नहीं आए तो छोड़ देना। देखो क्या है, क्योंकि इसमें भारत ने डब्ल्यूटीओ के व्यापार सूत्र बनाने के करार का समर्थन किया है, तो ठीक है किया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ठीक है भी किया ही होगा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि किया होगा। ठीक है। नहीं आता तो स्किप कर देना। अदरवाइज 50-50 वाला चांस लेना, तो बी या सी में से कोई एक चांस लेना, पर करते हैं इसको। TFAWTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है, और TFA जनवरी 2016 में परिवर्तित हुआ। अब सोच के देखिए इसको कि ये क्या कह रहा है, अंग्रेजी में पढ़ो। TFA इज ए पार्ट ऑफ WTO बाली मिनिस्ट्रियल पैकेज ऑफ 2013, और TFA केम इनटू फोर्स इन 2016। भाई ये दोनों एक दूसरे का एंटी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट। कह रहा है 13 में ये पार्ट बना WTO का, और फोर्स में 2016 में। इतना टाइम क्या कर रहा था, ये जगराते कर रहा था क्या? एंटी नहीं है क्या? कब? ठीक है। 2013 में ये बना, 2016 में फिर क्यों आया ये? फोर्स मतलब इनटू फोर्स है ये। वाई TFA केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016, है ना? इस तरह का अगर मामला दे रहा है जानबूझ करके, आपको यूपीएससी का एग्जामिनर आपको क्या कर रहा है कि जानबूझ करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने क्या कह दिया, कह रहा है कि यहाँ पे तो जनवरी 2016 में परिवर्तित हुआ था, और यहाँ पे कह रहा है कि 2013 में ये इसका भाग है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं भाई। अब कैसे मतलब इतना डिफरेंस करने की 2 साल ईयर्स के बीच में डिफरेंस ला सकते हो? 13 में भाग हो गया, फिर कह रहे हो कि फोर्थ में है 2016 में। तो जब भाग बन ही गया तो उसके बाद में उसको फोर्स में क्यों क्यों नहीं लाया गया? सोचने वाली बात है ना। 13 में नहीं लाओ कोई बात नहीं, 2014 में ले आते, 15 मार्च में ले आते, नहीं ना, 15 स्टार्टिंग में ले आते, है ना? तो ये वाला इस तरह से क्या है कि यूपीएससी आपको जबरदस्ती खेलने की कोशिश करेगी। तो 50-50 वाला मामला है कि दो तीन तो साथ में नहीं होंगे, मैं ये मान लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ, मेरा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पेपर कर रहा है वो ये मान लेता है कि ठीक है, मैं ये मान के चलते हैं कि तीनों दोनों साथ में तो नहीं होंगे। फिर ईयर वाली बात है, कोई एक तो सही होगा नहीं। अगर हम एक को सही मान लेते हैं सिर्फ इस वाले को, क्योंकि इसमें ईयर वगैरह कुछ है नहीं, पॉजिटिव मान के इसको कर भी देते हैं। दो ऑप्शन में ईयर्स दिया गया है, कोई एक सही होगा या दोनों ही सही होंगे। दो और तीन एक दूसरे के एंटी में लग रहे हैं, है ना? तो इस तरह से इसमें कोई भी एक आपको खेलना है। तो या तो आप, अब यहाँ पे दो तो आपका वैसे ही गलत हो गया, 3 नंबर को मैंने काटा यहाँ पे, या सॉरी, दो और तीन साथ में नहीं आएंगे। तो या एक या दो होगा या एक या तीन होगा, तो कोई भी एक 50-50 देख लेना। यूपीएससी ने इसका के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो केवल एक और दो है। ठीक है। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का क्या महत्व है? तो ये भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए क्या है कि पाकिस्तान पर निर्भर ना हो, इसलिए भारत ने ऐसा किया है कि बंदरगाह विकसित किया। ठीक है। अब आ जाओ आगे। भारत में साइबर सुरक्षा
से संबंधित घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा विधित अधिदेशात्मक है। तो ठीक है, इसमें वही है, साइंस टेक वाला मामला फंस रहा है, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और किसका एप्लीकेशन। सर्विस प्रोवाइडर भी होगा, डेटा सेंटर भी होगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी होगी, तभी तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के मतलब अलग अलग लेवल्स पे इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो सर्विस प्रोवाइडर भी इसमें जिम्मेदार है, डेटा सेंटर भी होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट भी होना चाहिए, ताकि सब इसको मिल करके मैनेज करें। ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें एक दो और तीन हो गया। भारत में निर्वाचित और मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है। संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। बार बार नहीं बताऊंगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका सिलेक्शन श्योर करवाते हैं भाई। एलाइजा क्या है, नासा, हमेशा याद रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना नासा। और रिपीट हुआ 2020 में ये लीजा। ठीक है। और गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, ये इसका पर्पस था इस वाले प्रोजेक्ट का। ठीक है। विद्यांजलि विद्यांजलि योजना का प्रयोजन क्या है। विद्यांजलि योजना, देखो आप अभी 2017 में होते तो शायद एक अलग बात होती कि हाँ ठीक है, मैं इस तरह किसी की पंचवर्षीय योजना वाली तो बात अलग है, 4-5 साल हो गए तैयारी को, तो एक अलग बात है भाई। बाकी अभी के हिसाब से अगर आप सोचे देखो कि आपने इतनी योजनाएं पढ़ी है जैसे, तो सोच के देखो ना कि यार कैसे आपने इस तरह की किसी योजना का नाम सुना नहीं, कि तो अगर इतनी शानदार होती तो फिर इसको अभी तक क्यों नहीं किया गया इम्प्लीमेंट में, है ना। देखो सीन क्या है कि अब इसका पहला स्टेटमेंट देखो कि विदेशी प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने की सहायता करना। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि दो है, तीन है, पांच है, हो सकता है ये दो खोलने की बात करें, हो सकता है ये 150 खोलने की बात करें। 150 विदेशी कैंपस खोलने की अगर बात की जाएगी तो क्या ये बहुत खर्चीला नहीं हो जाएगा, क्या ये व्यवहारिक होगा। और आज तक फिर खोला क्यों नहीं गया, सोचने वाली बात है। 2017 में अगर ये क्वेश्चन बनाया तो 2014-15 में ये योजना आई होगी ना, जब 16 में ये आई होगी तो खोला क्यों नहीं गया। 2024 में अगर आपसे पूछ ले तब आपको ये तुरंत इसमें डाउट होना चाहिए कि नहीं, क्यों आज तक हार्वर्ड का कोई कैंपस नहीं खोला गया, क्यों ऑक्सफोर्ड का कोई कैंपस क्यों नहीं खोला गया, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का कैंपस क्यों नहीं खोला गया, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं खोला गया, है ना। सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है हमारा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली गुणवत्ता विद्यांजलि, अंजलि, विद्या प्लस अंजलि योजना, विद्या की अंजलि देना, है ना, इस तरह का वाला थोड़ा इसको तोड़ के देखोगे आप तो सोचोगे ना। और फिर ये इसको अगर एक बार के लिए मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट मान लूं कि हाँ ठीक है, विद्यांजलि यानी कि हमें कुछ दान देना है विद्या के रूप में, तो निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर के सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, इसलिए विद्यांजलि योजना बनाई गई है कि इसमें पर्टिकुलर लाइक कुछ लोग मिल करके या कुछ ग्रुप्स मिल करके कोई सरकार के साथ किसी भी तरह का कोई सिस्टम शुरू करके हम गुणवत्ता गुणवत्ता बढ़ाएंगे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की। ठीक है। फिर आगे वाला क्या कह रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारिक संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जब सहयोग की बात होगी तो फिर वाई इसमें मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, पैसे वैसे की बात क्यों होगी। कंट्रीब्यूशन ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन ऐसा होगा जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी ऐसी सेवा में चयन हो गया, मान लीजिए विज्ञान से जुड़ी हुई किसी सेवा में, मान लीजिए मैं वैज्ञानिक बन गया, तो मैं किसी समय मुझे मुझे अगर समय मिलता है तो मैं 15 दिन के लिए किसी सरकारी विद्यालय में जाकर के पढ़ा करके आऊँ ना। या फिर मैं ये कहूँ कि मैं इस तरह से ये सहयोग देना चाहता हूँ, वो फाइनेंशियली नहीं होगा। वित्तीय योगदान की तो बात ही नहीं होगी ना। और मैंने फिर पहले भी कहा है कि जब भी वित्तीय योगदान का कहीं भी मामला फंसे, आप उसको गलत करोगे, जब तक आपको स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आप गलत करके आओगे। ठीक है। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, जैसे आप इसको गलत करोगे तो केवल दो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, उन्नत भारत अभियान जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, ध्येय का मतलब उसका एम क्या है। कह रहा है अचीविंग 100% लिटरेसी by promoting collaboration between voluntary organization and गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज। मतलब देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने जैसे
क्या होता है कि जैसे कोई उन्नत भारत अभियान है, तो उसका लक्ष्य क्या है? कोई पर्टिकुलर एक लक्ष्य ही होता है किसी चीज का। आप यूपीएससी दे रहे हो, आपको सिलेक्ट होना है। पहला उद्देश्य क्या है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आए। रोब रुतबा पैसा पावर वो तो बाद की बात है, पहला तो ये है ना कि स्टेबिलिटी चाहिए। और बहुत सिक्योर लाइफ होगी ना, प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाएगी आम जनता की तुलना में। यही तो एक सिंपल सा उद्देश्य है ना, 50-60 उद्देश्य थोड़ी है। अब एंड बिटवीन एंड ये जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है, स्टेटमेंट को जानबूझ करके बड़ा कर रहा है। फिर दूसरा देखिए, कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, उन्नत भारत की बात हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो ठीक है, इसको एक बार होल्ड कर लो। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी पावर। ये बहुत बड़ा एरिया है भाई साहब। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी पावर ये बहुत बड़ा एरिया है। लार्ज स्केल पर इसके लिए आपको पैसा चाहिएगा, आपको लेबर पावर चाहिएगी। ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। और फिर चौथा स्टेटमेंट देखिए कि डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड्स फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर देम। मतलब जोड़ो, एक स्टेटमेंट बनाओ, फिर एक स्टेटमेंट बनाओ, उसके आगे एक और स्टेटमेंट जोड़ दो। स्टेटमेंट जोड़ते रहो ताकि बच्चे को लगे कि इतना कन्विंसिंग स्टेटमेंट कैसे हो सकता है। मैं तो यही करूंगा। यूपीएससी इसीलिए जानबूझ करके आपको इस तरह का बरगलाने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट देगी जिसमें आप एकदम पागल हो जाओगे और स्टेटमेंट अपना गलत टिक करके आओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। उन्नत भारत की बात हो रही है, उसका मतलब क्या है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। और मैंने फिर कहा था, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपको ये कहूंगा हमेशा कि वीएन सेक्शन, स्थानीय समुदाय वीएन सेक्शन ही तो है। यहाँ पे वीएन सेक्शन, यहाँ पे ये भी है, बिल्कुल ये। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमारा ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वीएन सेक्शन यहाँ पे है, ये रहा। वल्नरेबल सेक्शन, सुभेद्य वर्ग, जिसको सरकार इजीली टारगेट करना चाहती है, उसके बारे में वो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं बनाएगी। और उन्नत करने की बात आ रही है तो स्थानीय समुदाय को करेगी ना। भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना, ये बहुत खर्चीला है, बहुत बड़ा एरिया है ये संभव नहीं होगा उन्नत भारत विकास से। और ना ये वाला मामला जिसमें जानबूझ करके इन्होंने बहुत लंबा स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है। स्वैच्छिक संगठन, सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदायों। कैसे आप स्वैच्छिक संगठन, सरकारी शिक्षा तंत्र और स्थानीय समुदायों के बीच में बैलेंस कर पाओगे? हो ही नहीं पाता भाई। सहयोग कर ही नहीं पाओगे, आप बैलेंस कर ही नहीं पाओगे चीजें। जहाँ पे वैचारिक मतभेद, तुरंत वैचारिक मतभेद हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये गलत होगा। और यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय निर्धन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, शिक्षा के लिए विशेष निधियों का विनिधान कर मानव पूंजी विकसित करना। यहाँ पे यूपी अगर एग्जामिनर चाहता तो यहीं यहीं तक ये स्टेटमेंट बना सकता था, लेकिन नहीं, वो आपको कन्विंस करेगा, वो आपको जानबूझ करके कहेगा कि नहीं तू इसी स्टेटमेंट होगा, इसलिए वो कुछ और जोड़ेगा। और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम की बात की उसने, व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात की। उन्नत भारत अभियान सोचो देखो ना कि इस तरह की, ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें मानव पूंजी भी विकसित कर रहा है, स्वास्थ्य भी इसमें आ गया, शिक्षा भी आ गई, कौशल विकास भी आ गया। तो सारी मिनिस्ट्रियां कर क्या रही? सारी मिनिस्ट्री को खत्म करो, कोई एक मिनिस्ट्री ले आओ। इतने काम नहीं होते, इतने लक्ष्य नहीं होते, लक्ष्य कोई एक होता है। ठीक है, वो लक्ष्य यहाँ पर है, ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्या किया इन्होंने यहाँ पर, आपको बरगलाने के लिए, आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए इन्होंने 5 सदस्यीय निकाय की बात कर दी। आप जैसे देखोगे आपको लगेगा कि यार अरे ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, इसको तो सही करो, लेकिन वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा, फैक्ट दे रखे इसने, ये स्टेटमेंट गलत है। अब होमवर्क ये है कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके साथ कितने निर्वाचन आयुक्त जो है वो चुनाव आयुक्त जो होते हैं, बताइए आप। संघ का जो गृह मंत्रालय जो होता है वो आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब गृह मंत्रालय ये सारे काम कर देगा तो चुनाव आयोग का क्या रोल होगा? मूंगफली खाने आया है क्या? वो मूंगफली छीनने आया है क्या? नहीं ना। तो स्टेटमेंट 2 नंबर गलत है, काटो। तीसरा तो पढ़ना भी नहीं, खुद ही सही हो जाएगा। अगर पहला नहीं आ रहा तो छोड़ दो, दूसरा तो करो। जो सेंट्रल का जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है? नहीं करता। होम क्या है ये, आप हमारा इलेक्शन कमीशन करता है भाई। तो इसमें केवल 3 सही हो जाएगा। और क्या है कि निर्वाचन आयोग जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए विभाजन विलय के संबंधित निपटारा करता है, तो ठीक है।
राजनीतिक दल है वो विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पार्टी मतलब सीट कौन है, किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा, किसके लिए पार्टी वैलिड रहेगी, विलय करना है कि नहीं करना है, ये सारे मामले कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही तो करता है, वही करेगा, वो बनाया इसलिए गया है, वो वही काम नहीं करेगा तो फिर क्या है मतलब उसके बनने का? भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ ये है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जो बाघ को है। ठीक है, अनुसूची 1, क्योंकि अनुसूची 1 के अंदर ही कौन है? बाघ है। ये हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी फर्जी का स्टेटमेंट है। इस इसका वन्य क्षेत्रों में स्थित समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत है और इसके अंदर विलोपन को रोकना असंभव है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत कर दिया। भारत के एक विशेष क्षेत्र से स्थान में स्थानिक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर देखो, बी और सी को साथ में ले लिया और यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो जब या तो मतलब दोनों, या तो दोनों सही होने की संभावना, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि आप दोनों को सही करो, अगर इनको नहीं सही करे तो ये फिर यहाँ पे डाउट में आ रहा है, तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट परीक्षण क्या है? जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो क्या है कि ये विधियों और कार्यपालिक उद्देश्यों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का विस्तार है। इसका अंग्रेजी में पढ़ो क्या कह रहा है। टू पावर द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, कार्यपालिका के जो आदेश है, उनके जो लॉज हैं, उसके विषय में वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इसको चेक करना जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशरी अक्सर ऐसा करती है। ठीक है, अब देखिए सही पदानुक्रम बताना है इनका स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में। ठीक है, तो गोलमेज जो द्वितीय है वो कब हुआ था? 1931 में। मुझे तो यही याद आ रहा है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1920, 30 और 42 में। और इसके बाद में जो आपका रॉयल इंडिया नेवी में जो गदर है, ये कब हुआ था? कब हुआ था भाई? मैं 1946 में। ये यार एक बार देख लेना आप, रॉयल इंडियन नेवी में गदर मतलब ये म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, तो मेरे ख्याल से ये 1946 में हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले द्वितीय गोलमेज हुआ था, फिर बात छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ शुरू हुआ था ये, और फिर रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो है हुआ था। सॉरी, एक नंबर, 3-2-1। ठीक है, इसका आंसर भी यही है वैसे, 3-2-1 इसमें आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कह रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत की जीडीपी के प्रतिशत में कर राजस्व में सतत वृद्धि थी, कंटिन्यूअसली। कहाँ गया यार? कौन सा था? स्टेडली। स्टेडली, ड्रास्टिकली हमेशा नेगेटिवली मतलब यूज होते हैं, स्टेडली दोनों ही। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहे हैं ये स्थित रूप से। स्टेडली तो स्थित रूप से मतलब ये होता है कि ग्राफ ने कुछ ऐसे काम किया है पिछले दशक में, यानी कि 2017 में अगर पेपर हुआ तो पिछले दशक यानी 2001 से 2010, एक तो दशक ये मान लो, एक हो गया दशक फिर कौन सा, 2011 से 2020, और फिर 2021 से 2030, ऐसे मैं अगर ऐसे मान लेता हूँ 3 दशक। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत में कर राजस्व में स्थित वृद्धि हुई है। 2008 में तो आर्थिक मंदी आई थी, पूरे दुनिया में मंदी आई थी, तो सारे देशों को प्रभावित किया था। हालांकि भारत को कम प्रभावित किया क्योंकि हम भारतीय बहुत सॉलिड लोग हैं ना, हम तो इंडियन इकोनॉमी प्रभावित नहीं हुई थी। कोई भी जीडीपी है जो वो ग्रो करती है तो ऐसे करती है। ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। हम ऐसे नहीं पढ़ते कि अलग अलग डेटा पढ़ते हैं कि अभी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.3 रहेगी, लेकिन अगली 3 माही में वो 5.9 रहेगी, लेकिन इसके बाद में वो 7.1। इस तरह के डेटा नहीं पढ़ते क्या? कम ज्यादा, है ना? तो कर राजस्व भी तो इसी इनसे डायरेक्टली प्रभावित होगा ही होगा ना। तो कंटिन्यूअसली स्टेडली ग्रोथ नहीं हुई थी यहाँ पे, ये वाला गलत है। और फिर कह रहा है कि जीडीपी के प्रतिशत में राजकोषीय घाटे में भी स्थिति वृद्धि नहीं, राजकोषीय घाटे सरकार कभी कम उसको अंकुश लगाएगी, कभी कम होगा, फिर उसको बैलेंस करेगी सरकार, फिर उसके बाद में राजकोषीय घाटा जो बढ़ जाएगा, उसके बाद में सरकार कुछ उपाय करेगी, फिर राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। तो ठीक है, वो भी कुछ ऐसे ऐसे ग्रोथ करता है।
वो ग्रोथ इसलिए करता है क्योंकि सरकारें अलग अलग स्तर पे स्कीम चलाती रहती है, कहीं वो फंड कम देगी, कहीं वो फंड ज्यादा देगी, फंड को रोक लेगी, जिससे क्या होगा, सरकार को घाटा कम होगा, सरकार के पास पैसा पड़ा रहेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और फिर वही है कि ये जो अस्तित्ववर्ती वाला जो मामला है, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपको इनको गलत करना ही करना है। फिर देखिए आगे कि हाल ही में कुछ शहरों को गुजरात में उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से कहाँ मतलब प्रतिस्थापित करने का विचार किया गया है? तो कूनो में इनको स्थापित किया गया है। और कूनो कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? यूके यानी कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। और सरिस्का कहाँ पर आपका? राजस्थान में है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है छोड़ो यार, मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है? मुद्दुमलाई है। अब देखो इंपोर्टेंट क्या है पे यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है आपको याद रखना है कि ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है, ये भी टाइगर रिजर्व है। कौन कौन? जिम कॉर्बेट, मुद्दुमलाई और सरिस्का तीनों है टाइगर रिजर्व। और कुनो तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, और कुनो में भी नाइजीरिया से पहले लेकर आए थे। ठीक है, आ जाओ आगे। भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से परिमाणों का होना आवश्यक है? परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, सॉरी, इसमें कुछ काम लग गया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा, कब लगेगा, सॉरी आवश्यक नहीं है, सॉरी, अरे यार, तो लगातार बोलते बोलते तो ध्यान डाइवर्ट होने लगता है, सॉरी। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने के लिए इनमें से कौन से परिणामों का होना आवश्यक? जरूरी नहीं है कि, ठीक है, इनमें से कौन सा जो जरूरी नहीं है राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए? तो राज्यसभा का विघटन हो गया इसमें। और दूसरा कौन सा? स्थानीय निकाय का विघटन है, ये इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर राज्य का मंत्रिपरिषद हटाया जा रहा है तो फिर डेफिनेटली ये फोर्स होगा। इसमें एक और थी ना आपका, इजी क्वेश्चन यार, बेसिक है। राष्ट्रपति शासन के लिए इनमें जरूरी नहीं है कौन सा, ये पूछ रहे हैं। तो विघटन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, और स्थानीय निकाय का विघटन ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन मंत्री राज्य का मंत्रिपरिषद जो है वो क्या हो जाएगा? वो हट जाएगा फिर। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो सोचने वाली बात है ना कि हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात तो ये इसमें होगी होगी। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये समता के अधिकारों की बात करता है आर्टिकल 17। और इसके बाद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की अगर बात हो रही है, ठीक है, इसके लिए भी अलग से मामला है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है? कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो शोषण के विरुद्ध की अधिकारों की अगर बात हो रही तो ठीक है, वो एक और चार हो जाएगा। कारखानों में बच्चे बच्चे को काम के लिए निषेध, और मानव देह व्यापार और बंधुआ जो मजदूरी है उनका निषेध। ठीक है, इसमें एक और चार हो जाएगा आपका आंसर। ओके, आज ये फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमात्रा है भाई सबसे निकट, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है। ठीक है, और जो ब्रोनियो जो है वो कौन सा? इंडोनेशिया और मलेशिया, जो ब्रोनियो जो है, और कौन सा है इसमें एक ब्रुनेई में बंटा हुआ है। ठीक है, इजी। अब आइए आगे, 99 में निम्नलिखित में से कौन से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है? ठीक है, मंत्रिमंडलीय स्वरूप को। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बताता हूँ कि सरकार जो है कि जनता के प्रति उसका सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की जो एक क्रियाविधि है, ठीक है, ये मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत का एक ये एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा जब भी वर्ड है पॉलिटी में कहाँ भी फंसे आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो भारतीय संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये विशेषता है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, इसलिए तो संघ राज्य है। और क्या है? संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। और यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, नहीं, सहमति जैसा कोई नहीं है, ये मामला गलत है। फिर देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत आगे लास्ट में डिफरेंस किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयां इकाइयां। तो जनरली मैंने क्या कहा था कि मामला फिर ऐसे स्टेटमेंट में फंसेगा जहाँ पे दो स्टेटमेंट एक जैसे हो। ठीक है, जहाँ भी आपको दो स्टेटमेंट ऐसे दिखे जो एक जैसे हो, वहां पे मामला फंसेगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2017 वाला पेपर हम लोगों ने कर लिया अभी, 7 सालों के पेपर मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, 7 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है मैंने क्या कर दिए हैं? करवा दिए गए हैं। ठीक है, 2017
17 तक हो गए आपके, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था हमने? 2011 से हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। अब इसमें भी वही सारी चीजें थी, जैसे कोई भी ओल्ड ईयर आ रहा है तो आप उसको गलत कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है आप उसको गलत कर रहे हो। जब भी वर्ल्ड बैंक की बात आई है आपने सही किया। ईयू लगातार, यानी यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का फेवरेट बना हुआ है, 16 और 17 में, 18 में भी मेरे ख्याल से आएगा, एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैन जनरली पॉजिटिव जा रहा था। एप्लीकेशन की जहां भी बात आई आपने ऑल लगाया, ठीक है। जब भी आप लोगों ने देखा कि एक दो और तीन इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए तो सारे तो सही है नहीं, तीसरा जनरली गलत जा ही रहा था। फिर आपने देखा ज्यादातर मामला कहाँ फंस रहा था कि जो साउथ इंडिया जो है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहाँ के स्टेटमेंट ज्यादातर सही हो रहे थे। फिर आपने ये भी देखा कि जो डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो जनरली हमने डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन में डेफिनेशन ही पूछी है, तो वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं, जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व वाला, तो सीधा मैंने पढ़ा और हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें नहीं पता था कि S4A क्या है, पर हमें ये तो पता था कि किसी स्कीम की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में स्कीम लिखा हुआ था। और इसके बाद में जो बाकी ऑप्शन दिए गए थे उसमें अलग अलग चीजें दी गई थी, बट एक ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था, स्कीम दिया गया था, और स्कीम के बारे में पूछा तो हमने स्कीम को ही आंसर टिक किया, ठीक है। फिर हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जिसमें एम की बात दी गई थी कि इसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य एक आदि होते हैं, या मतलब या तो एक हो गया मैक्सिमम, हद से हद दो हो जाए। लेकिन यूपीएससी ने ऐसे स्टेटमेंट बनाए हुए थे कि उसमें भर भर के एम लिखे हुए थे, तो ऐसा नहीं होता। जो हमें स्पेसिफिक देखना है कि हमें लगे कि जो प्रॉपर, जो जैसे एम पूछा है तो एम की डेफिनेशन डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, हम इसको लगा देंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं करेंगे। और हमने फिर इसको किया, और किया तो हमारा आंसर भी इसमें आया। इसके बाद में अगर बाकी क्वेश्चंस की बात की जाए तो जैसे आप आपसे यूपीएससी बार बार मतलब गलत करवाने के लिए क्या कर रही है कि गेम प्ले कर रही थी कि जैसे उन्होंने कहा कि जीडीपी जो है वो लगातार ग्रोथ की, मतलब इस तरह का ग्राफ था। तो ऐसा ग्राफ तो नहीं था भाई। जीडीपी जो ग्रोथ है वो ऐसे ऐसे करती है, ठीक है, वो बढ़ती रहती है, पर वो नीचे आती है फिर बढ़ती है, नीचे आती है फिर बढ़ती है, और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है यार ये तो, है ना। और ऐसे ही राजकोषीय घाटे का मामला फंसता है, तो राजकोषीय घाटा भी इसी इसी तरह से ही ग्रोथ करता है। कभी राजकोषीय घाटा कम हो जाता है, कभी राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, सरकार उसको मेंटेन करती रहती है, ठीक है। हमने ये पढ़ा। एम एम स्ट्राइप्स पढ़ा तो एम से मेंटेनेंस, और स्ट्राइप में टीआर से टाइगर हो गया, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सही हो गया। साइंस टेक वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जनरली सारे स्टेटमेंट सही किए, जा ही रहे थे सारे सही, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में। जनरली था इसलिए नहीं क्योंकि हमने जब 6-7 साल की क्वेश्चन पेपर कर लिए तो हमें उन्हीं चीजों को रिपीट करना था, थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज था, इसलिए बटलर कमेटी वगैरह है, हमने उनको फिल याद किया, अच्छे से किया। जैसे हमारा जो हम चुनाव लड़ने का अधिकार जो है या फिर हमें वोट देने का अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हम हमारी सही होनी चाहिए। हमारी सही हुई भी। हमें मसूलीपट्टनम में तो हमें अच्छे से पता था कि ये तमिलनाडु में या केरला कर्नाटका नहीं, मतलब किसी कोस्टल एरिया में होगा, राजस्थान में तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नाम तो वही मिलते ही नहीं है राजस्थान में, ठीक है। ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की बात हुई, तो ये सारी चीजें हमने वहीं पढ़ी। तो ओवरऑल ये होता है कि अगर आप मतलब 60 क्वेश्चन सही भी करो और 40 क्वेश्चन अगर आप गलत भी कर दो, तो काट पीट करके आपके फिर 95+ क्वेश्चन नंबर आराम से आ जाते हैं, और इतने तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो और इतना इतना आप लोग कर भी लोगे अब अभी तक के हिसाब से, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, वीडियो को वही मैं फिर कहता हूँ कि 1.5x पर देखो, लगातार देखो, कंटिन्यूअसली देखो, और आपका निश्चित रूप से मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। और नंबर भी आएंगे आपके अच्छे से, आप मेहनत कर रहे हो, मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, मिलकर के नंबर लाएंगे, ठीक है। वन डे से तो होगा नहीं यार, बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा पेपर करवा रहा हूँ तो उससे पहले मैं कम से कम इसको 10 11 12 बार कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप याद रखोगे, 1x पर ये वीडियो देखनी है, ठीक है। हो जाएगा। 2018 वाला पेपर इसके बाद में देखेंगे, कोशिश करूंगा कि 50-50 क्वेश्चन के साथ एक साथ ही करवा दूं। और वो जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट से भी अपन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर वहां पे आराम से मिल करके करेंगे, डाउट होंगे वो वहीं से पूछते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर खत्म करता हूँ इसको मैं आगे, आज सेशन को आगे बाद में देखेंगे, ठीक है।